हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में सेकेंड ईयर में MPS 001 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी की बुक का नाम है भारत और विश्व और इसके यूनिट नंबर सेकंड उसकी पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और एक काफ़ी लेंदी यूनिट है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। वैसे 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी के इस चैप्टर से बनेंगे जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, लेकिन चारों क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में दे पाना संभव नहीं है, इसीलिए वो अलग अलग पार्ट करके आप सभी के लिए लाया जाएगा। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में इस चैप्टर के वो भी डिस्कस किया और इसके अलावा एक क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर आप सभी के सामने डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट नंबर सेकंड में से है और बुक का नाम भारत और विश्व है और यूनिट का नाम है भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम। यानी यहाँ पर आप सभी को भारत की विदेश नीति को समझना है। सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझिए कि किसी भी देश की विदेश नीति क्या होती है और उपागम यानी इसके अप्रोचेस, यानी भारत की विदेश नीति को आप कैसे समझ सकते हैं। तो वैसे तो आई होप आप सभी को ये वीडियो आपने अपने ग्रेजुएशन में देख ली होगी कि भारत की विदेश नीति को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप गूगल पे पहले या फिर आप यूट्यूब पे ये सर्च कीजिए भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कारण बाय सोल सॉल्यूशन, और इसके बाद में आप सभी के सामने वीडियो आ जाएगी। क्योंकि भारत की विदेश नीति क्या है थोड़ा बहुत आपको अंतर पता होना चाहिए इसके अंदर। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत की विदेश नीति क्या है या किसी भी देश की विदेश नीति क्या होती है। तो कोई भी देश इतना परिपक्व पूर्ण नहीं होता, कोई भी देश इतना सामर्थ्यपूर्ण नहीं होता कि वो अलग थलग रहकर अपने देश का विकास कर सके। इसीलिए कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से अपने संबंध स्थापित करता है। वो संबंध तकनीकी के लिए हो सकते हैं, वो संबंध कच्चे माल के लिए हो सकते हैं, वो संबंध अपनी जो भी निर्मित वस्तु है उनके निर्यात के लिए हो सकते हैं, या वो संबंध एक दूसरे के सहयोग या सुरक्षा को लेकर हो सकते हैं। तो ऐसे संबंध जो किसी देश के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों के साथ स्थापित किए जाते हैं, ऐसे संबंधों को हम विदेश नीति कहते हैं या फिर विदेशी संबंध कहते हैं। तो किसी देश की कैसे विदेशी संबंध है, या हम भारत के प्रोस्पेक्टिव में 3 फैक्टर्स को, यानी कुछ 3-4 बातें हैं जो आप सभी को अच्छे तरीके से करना है। और इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो यही क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन इसको हमने डिस्कस भी किया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम में यही बनेगा कि भारत की विदेश नीति के राजनीतिक यथार्थवादी तथा जटिल नव यथार्थवादी उपागम की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आप सभी के लिए सिंपल ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में इस चैप्टर से बन सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ने वाले होते हैं उसमें से मैं आप सभी को, क्योंकि आप सभी के पास में एग्जाम्स के लिए अब कम टाइम बचा है, तो आप किन किन पॉइंट्स के थ्रू जा सकते हैं, कौन कौन से आंसर आप लिख सकते हैं या कैसे नोट्स आप सभी को प्रिपेयर करने चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए सबसे सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन को डिस्कस भी करूंगा। यहाँ पर सेकंड चीज हम बात करेंगे अंतर्निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता, जटिल अंतर्निर्भरता पर विवेचना करना है। सेकंड आप लोगों को डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में, पारस्परिक जो निर्भरता है एक दूसरे के ऊपर, इसके बारे में आप सभी को वर्णन करना है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ना है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, और लास्ट में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो भारतीय गुटनिरपेक्ष व्यवस्था थी या गुटनिरपेक्ष की जो नीति थी नेहरूवादी, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि भाई भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले नेहरू की या फिर जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो किस हद तक प्रभावी रहती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है। सो होपफुली आप सभी को पहले क्वेश्चन पता चल गए। अब हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रो की। तो इंट्रो एक स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि कोई भी देश अलग थलग रहकर अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। अपने विकास के लिए उसको किसी न किसी
देश के साथ में संबंध स्थापित करने होते हैं, चाहे वो अपने निर्यात करे, चाहे चीज़ों को बेचे, चाहे कच्चे माल को खरीदे, चाहे टेक्नोलॉजी को ले, चाहे वो अन्य तरीके से सैनिक या फिर सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे का सहयोग चाहे, तो ये विदेश नीति होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम भारत की विदेश नीति के संबंध में अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिक्रियाओं का मिश्रण है, यानी भारत की जो विदेश नीति है उसमें एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं और इसका दायरा भी बहुत ज़्यादा व्यापक है। भारत की विदेश नीति का जो दायरा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा व्यापक है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और सिर्फ अगर हम बात करें कि भारत की विदेश नीति सिर्फ अपने हित के लिए होती है तो ऐसा नहीं है। भारत ने बहुत बार अपनी विदेश नीति कुछ इस तरीके से रखी है जो अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए भी है और ऐसे देश जो कि कमजोर देश हैं उन देशों के लिए भी, चाहे वो नीतियों की मांग की बात करें, चाहे वो दो देशों के बीच में कभी आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं, युद्ध जैसी परिस्थितियां बन जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत जो है वो युद्ध को टालने की या युद्ध को जहां तक संभावित रूप से ना हो उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो जाए, इस बात की ओर ध्यान देता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत जो है ना अपना जो क्षेत्रीय विस्तार, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और इन सब चीज़ों का नेतृत्व करना ही विदेश नीति नहीं कहलाती। यानी विदेश नीति के अंदर और भी फैक्टर्स आते हैं जिसमें हम एक दूसरे का सहयोग भी देखते हैं। अगर हम बात करें तो भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो उसके बाद में एक उत्साहपूर्ण थी। क्यों उत्साहपूर्ण थी? उत्साहपूर्ण इस वजह से थी कि भारत अब आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारत के लिए अभी एक प्रॉब्लम ये निकल के आ गई कि भैया अब अपनी विदेश नीति आपको खुद ही स्वतंत्र रूप से चलानी है। पहली प्रॉब्लम ये, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की स्थिति जैसी आज हम देखते हैं कि सभी राज्यों के बीच में सामंजस्य है, वैसा नहीं था। उस समय क्षेत्रीय राजा भी थे, बहुत से राजा अलग राज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसमें मणिपुर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतें थी। और इसके अलावा बहुत सारे देश के अंदर भी आंदोलन चल रहे थे, देश के अंदर बहुत सारी भी कुव्यवस्था थी उस समय। तो उन सभी को लेकर बाहरी प्रॉब्लम से ज़्यादा हमारे देश के अंदर ही आंतरिक रूप से प्रॉब्लम थी। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को हम जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले से हल करते हैं तो वो भी एक विदेशी जो है नीति कहलाती है हम लोगों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम में जो पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है कि भाई भारतीय विदेश नीति की राजनीतिक यथार्थवाद और जटिल जो है नव यथार्थवाद, इसके उपागमों के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन में इस वीडियो में ये क्वेश्चन अब कंप्लीट नहीं होगा, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है ये आपको जरूर पता चल जाएगा और आप लोग आधा आंसर भी अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। बाकी अगली वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी मिल जाएगी तो उसके अंदर इस चीज़ को सिस्टमेटिकली कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अमेरिका को अगर छोड़ दें तो भारत जो है अपनी विदेश नीति जो है वो यथार्थवादी ही रखता है। अमेरिका की जो विदेश नीति है वो ज़्यादातर यथार्थवादी तो है, परंतु वो आदर्शवादी भी है। यथार्थवादी इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादातर अपने आप को पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता है और बनाए रखने की कोशिश ही करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत की, तो भारत भी ठीक इसी प्रकार की नीति का अनुसरण करता है। समय समय पर या तो दूसरे देशों से हथियार खरीदता है या समय समय पर खुद हथियार बनाता है ताकि वो अपने विरोधियों का सामना कर सके। वहीं अमेरिका यथार्थवाद के साथ आदर्शवादी विचारधारा को भी एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जिन संस्थाओं के थ्रू हम क्या कर सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर विवाद है, कोई तनाव है, तो ऐसे मसलों को हम बिल्कुल रिजॉल्व करा सके। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत की विदेश नीति पे 6 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक सेना नायक जो सेनाधिकारी जो होते हैं, नौकरशाही, इसके अलावा राजनयिक दूतावास जो विदेशी दूतावास होते हैं हमारे, राजनीतिक दल जो होते हैं, मीडिया होती है और जो विभिन्न परिषदें हमने बना रखी है, ये सब परिषदें मिलकर भारत की विदेश नीति का एक तरीके से संचालन करते हैं। इन सभी की वजह से भारत की विदेश नीति प्रभावित होती है, आप ये भी कह सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए ये है कि भाई युद्ध नीति जो है वो सामूहिक आपस, जो हमारी जो युद्ध नीति की जो व्यवस्था है वो सामूहिक आपस में कैसी रहती है, सम्मतिशील रहती है। सम्मतिशील का मतलब यह है कि हम एक दूसरे से जो संबंध है वो इस तरीके से स्थापित करते हैं जो एक दूसरे के सहयोगात्मक हो। जैसे कि हमने क्या किया, अपने आर्थिक विकास को अगर बढ़ाने के लिए हमने उदारीकरण की नीति अपनाई तो उसमें लाभ सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं हो रहा, टैक्स सिर्फ बाहरी कंपनी का गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा, बल्कि
हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो युद्ध नीति जो है वो इस तरीके से रखनी चाहिए जिस तरीके से आपसी संबंध जो है हम लोगों के वो बेहतर बन सके। नाम यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक यथार्थवाद शक्ति को अंतर्राज्यीय संबंधों का आधार मानते हैं। जो राजनीतिक जो शक्ति है ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो राजनीतिक यथार्थवाद को मानते हैं उनका कहना है कि भाई अंतर्राज्यीय जो संबंध है, अंतर्राज्यीय यानी दो देशों के बीच जो आपसी संबंध है वो हमेशा कैसे होते हैं, संघर्ष में रहते हैं। संघर्ष में इस वजह से रहते हैं कि दो देश अगर आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, तो परंतु कई बार उन दोनों के बीच में इस बात की भी होड़ मच जाती है कि मैं उससे ताकतवर बन जाऊं, मैं उससे तेज निकल जाऊं विकास की गति में। तो इसीलिए अगर हम देखें राजनीतिक जो यथार्थवाद वाले लोग हैं उनका कहना है कि भाई जो दो देश हैं हमेशा उनके बीच में संबंध कैसे रहते हैं, संघर्षात्मक रहते हैं। और प्रत्येक राज्य के जो संस्थापक होते हैं, हर एक राज्य जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, ना कि दूसरे हित के बारे में सोचता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर आप लोगों को लिखना है, मैंने इसीलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। और ये भी नव यथार्थवाद के लिए इंपॉर्टेंट है। नव यथार्थवाद जो है वो क्या करते हैं, राजनीति की जो सर्वोच्चता है, चाहे वो संस्थाओं के जरिए हो, चाहे वो शक्ति के जरिए हो, चाहे वो और किसी चीज के जरिए हो, राजनीति की जो सर्वोच्चता है वो उसी को बोलते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संचालन करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट जो यथार्थवाद है वो कहते हैं कि जो राज्य है वो मुख्य अभिकर्ता होता है, लेकिन जो नव यथार्थवादी है वो कहते हैं सिर्फ राज्य मुख्य अभिकर्ता नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां होती है वो मुख्य अभिकर्ता होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर ही देश जो है आपसी संबंध बनाते हैं। अगर आपसे कोई देश दोस्ताना व्यवहार कर रहा है तो आप उससे दोस्ताना व्यवहार करते हो। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अगर युद्ध जैसी है तो आप अपने देश से ना तो उस देश का व्यापार करते हो, ना ही उससे ज्यादा अपने अच्छे संबंध रखने की भी कोशिश करते हो। नेक्स्ट चीज है कि भाई इस उपागम की दो मान्यता है जो कि निम्नलिखित है। भारत के बारे में सबसे पहले कि भाई दो उपागम है, यथार्थवादी उपागम के अंदर दो बातें आती है। सबसे पहला कि राज्य की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है और राष्ट्रीय हित उसी को माना जाता है। राज्य की सुरक्षा को ही राष्ट्रीय हित, अगर आपका देश सुरक्षित है तो आपका इसमें राष्ट्रीय हित है, अगर आपका देश असुरक्षित है तो आपका देश सुरक्षित नहीं है, आपका राष्ट्रीय हित नहीं है। बाकी सभी जितने हित है हमारे वो पिछलग्गू लगते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हम राजनीतिक सैन्य शब्दावली की व्याख्या की गई है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह माना जाता है कि अगर हम देखें सैनिक और भौतिक दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो समाज में एकता, जो सुरक्षा है वो हमारे समाज में एकता, एक दूसरे से सामंजस्य और एक दूसरे के कल्याण के लिए भी सहयोगात्मक रहती है। एक ये वाला पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा जब जब हम देखते हैं कि विदेशी प्रभुत्व हम पे बढ़ता है, उपनिवेशीकरण तभी बढ़ता है जब हम पूरी तरीके से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखा कर देते हैं। जब भी हम राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को अनदेखा करते हैं, सुरक्षा की नीति को संघ से संचालन नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में हम क्या होते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, विखंडन हो जाता है और विदेशी प्रभाव जो है उसके अधीन हम क्या होते हैं, धीरे धीरे चले जाते हैं और विदेशी शासन हम पे धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाते हैं, विदेशी शासन हम पर आ जाता है। दूसरी मान्यता क्या है कि जो कि प्रथम मान्यता से ही संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में क्या है, अराजकपूर्ण है, ऐसा कहना है। और साथ ही साथ इस अराजकपूर्ण या फिर अंतर्राज्यीय व्यवस्था भी हम इसे बोलते हैं, अराजकपूर्ण है। हर एक राज्य सिर्फ अपने अंतर यानी अपनी आंतरिक अच्छाइयों की बात करता है, आंतरिक रूप से हर एक राज्य सुरक्षित रहे, आंतरिक रूप से वो मजबूत बनता रहे, हमेशा हर एक देश इस चीज को फॉलो करता है। और उसमें हम देखें राज्य जो है, राज्य को महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो IR शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, जहां पर भी मैं आप सभी के लिए IR शब्द देखूंगा तो वहां पर आप समझ जाना है कि ये IR का मतलब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति है वो कैसी होनी चाहिए, नैतिकपूर्ण होनी चाहिए, मानदंडीय होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, मानदंडीय होनी चाहिए या फिर नैतिकपूर्ण होनी चाहिए, ताकि हर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की नीति, एक दूसरे की बातें, इसका सहयोग कर सके। सो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को वैल्यू मिली होगी। ये एक इंट्रोडक्शन था, ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा समझ ना आया, ऊपर 2-3 बातें जो लास्ट की आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको पहले वो समझना है, इंट्रो समझना है। और आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप इस वीडियो को
अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए। अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो अन्य नंबर्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेकआउट करें। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, वहाँ से आप और भी वीडियोज़ का एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।